क्या औद्योगिकरण सिर्फ मशीनों की कहानी है या ये इंसानों की जिंदगी बदल देने वाली क्रांति थी? चलिए आज औद्योगिकरण का युग का चैप्टर को समझते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए तरीके से। हम इससे जुड़े सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि असल में उस दौर की सच्चाई क्या थी। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसी ही तस्वीर है ना? डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी नई सदी का सूरज उग रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रेनें, ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां, सब कुछ एकदम तरक्की वाला लगता है। ऐसा फील होता है कि जैसे बस एक स्विच दबाया और सब कुछ बदल गया। पर क्या यही पूरी कहानी थी? तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जब मशीनें आई तो क्या हमारे कारीगर जो हाथ से इतना बढ़िया काम करते थे वो रातों रात गायब हो गए? क्या फैक्ट्रियों ने आते ही हर किसी के हाथ से काम छीन लिया था? यही वो सवाल है दोस्तों, जो इस चैप्टर की असली कहानी को हमारे सामने लेकर आता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? अरे बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये हमारे दिमाग में बनी बनाई गलत फहमियों को दूर करता है। दूसरी बात, 3 और 5 नंबर के सवाल इसमें से अक्सर आते हैं, और वो भी सीधे साधे नहीं बल्कि कारण और परिणाम यानी कॉज इफेक्ट वाले। अगर आपने इसका लॉजिकल फ्लो पकड़ लिया ना तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम औद्योगिकरण का असली चेहरा देखेंगे, फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और फैक्ट्रियों से पहले के उद्योग को समझेंगे, जिसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फिर मशीन और मजदूर की कहानी, भारत पर इसका क्या असर हुआ, और आखिर में आप सबके लिए एक बोर्ड एग्जाम मास्टर क्लास और एक जबरदस्त रैपिड रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है फैक्ट्रियों से पहले का उद्योग। ये समझना बड़ा जरूरी है कि इंग्लैंड और यूरोप में जब ये बड़ी बड़ी चिमनियों वाली फैक्ट्रियां नहीं थीं, तब भी बहुत बड़े लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रहा था। और इसी दौर को हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया है आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी प्रोटो का मतलब क्या है? प्रोटो मतलब किसी भी चीज का सबसे पहला या शुरुआती रूप। तो ये वो दौर था जब प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों की चारदीवारी में होता था, लेकिन होता बहुत बड़े स्केल पर था। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क का सवाल है ये। अच्छा, तो ये सिस्टम चलता कैसे था? देखिए, कहानी शुरू होती है शहरों से, जहां बैठे थे गिल्ड्स। ये कारीगरों और व्यापारियों के बहुत पावरफुल संगठन थे। इनकी मर्जी के बिना कोई नया व्यापारी शहर में काम धंधा शुरू नहीं कर सकता था। तो बेचारे नए व्यापारी कहाँ जाएं? उन्होंने गांव का रुख किया। वहां उन्होंने किसानों और कारीगरों को एडवांस में पैसा दिया और कहा, हमारे लिए माल बनाओ। पूरा का पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर काम करते थे। और जब माल तैयार हो जाता तो व्यापारी उसे लेकर लंदन जैसे बड़े शहरों में जाते, वहां फिनिशिंग होती और फिर उसे दुनिया भर में बेच दिया जाता। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब मशीनें दस्तक दे रही थी। और यहाँ हम एक और बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। हमें लगता क्या है कि मशीनें आईं और बूम, रातों रात सब बदल गया, सारे मजदूरों की छुट्टी हो गई, है ना? पर असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। ये जो बदलाव था ये बहुत ही धीमा था, बहुत ग्रेजुअल था। हाथ से काम करने वाले मजदूर यानी हैंड लेबर एक लंबे समय तक मशीनों से कहीं ज्यादा जरूरी बने रहे। तो सवाल ये है कि जो फैक्ट्री मालिक थे वो मशीनें क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्या वो बेवकूफ थे? नहीं, इसके पीछे पक्के कारण थे। पहली बात, मशीनें बहुत महंगी थीं और अगर खराब हो गईं तो उनकी मरम्मत पर भी भारी खर्चा आता था। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत सस्ते में मिल जाते थे। फिर कई उद्योग ऐसे थे जो मौसमी थे, साल के कुछ महीने ही चलते थे। ऐसे में कोई मालिक मशीनों में पैसा क्यों फंसाएगा? और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में अमीर लोगों को हाथ से बनी बारीक डिजाइन वाली चीजें पसंद थीं जो मशीनें बना ही नहीं सकती थीं। मशीनें भले ही धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन मजदूरों का क्या? उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। काम की तलाश में हजारों लाखों लोग शहरों की तरफ तो भागे, पर हर किसी को काम मिलना नामुमकिन था। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ज्यादातर मजदूरों के लिए असलियत थी गरीबी और सिर छिपाने के लिए एक ठिकाने की तलाश। नौकरियां पक्की नहीं थी, तनख्वाह बहुत कम थी और फैक्ट्रियों में काम करने के घंटे इतने लंबे होते थे कि आदमी टूट जाए। ऊपर से अनुशासन के नाम पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी।
अभी तक हम बात कर रहे थे यूरोप की, अब आते हैं अपने देश भारत पर। और यहाँ की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। क्यों? क्योंकि भारत में जो भी हो रहा था वो ब्रिटिश हुकूमत के साये में हो रहा था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत की, भारत के व्यापार का नक्शा ही बदल गया। सूरत और हुगली जैसे हमारे पुराने शानदार बंदरगाह जो भारतीय व्यापारियों के हाथ में थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। और उनकी जगह कौन ले रहा था? बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था। यहाँ से जो भी व्यापार होता था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के फायदे के लिए होता था। अब इस नए सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने एक नया किरदार मैदान में उतारा, गोमास्ता। ये नाम याद रखिएगा, बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आखिर ये गोमास्ता थे कौन और इन्होंने हमारे बुनकरों की जिंदगी पर क्या कहर ढाया? देखिए, गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के सैलरीड सर्वेंट्स थे। इनका एक ही काम था, हमारे बुनकरों पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। ये बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज देते थे जिसे एडवांस कहते थे। लेकिन इस कर्ज के साथ एक बहुत बड़ी शर्त थी, बुनकर अपना बनाया कपड़ा किसी और को बेच ही नहीं सकता, सिर्फ कंपनी को बेचेगा। और दाम क्या मिलेगा वो भी कंपनी ही तय करेगी, जो कि बहुत कम होता था। नतीजा, हमारे बुनकर कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था और उन्होंने अपनी आज़ादी पूरी तरह से खो दी। ये 5 मार्क का सवाल का एक परफेक्ट जवाब है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अभी तक की पूरी कहानी को एक नज़र में टाइमलाइन पर देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। 17वीं 18वीं सदी में यूरोप में था आधि औद्योगिकरण का दौर। 18वीं सदी के बीच में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रियां आईं। 19वीं सदी की शुरुआत में भी बदलाव की रफ्तार धीमी थी, हाथ का काम ही राजा था। 19वीं सदी के अंत तक भारत में अंग्रेजों का असर गहरा गया और मैनचेस्टर का बना कपड़ा बाजारों में भर गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे भारतीय उद्योगपतियों ने हिम्मत दिखाई और स्वदेशी आंदोलन में जोर पकड़ा। एक छोटी सी बात, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है और कॉन्सेप्ट्स वाकई में क्लियर हो रहे हैं, तो बुक बडी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कोशिश को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बोर्ड एग्जाम मास्टर क्लास। यहाँ हम ये सीखेंगे कि जो कुछ भी हमने समझा है उसे एग्जाम में एक बेहतरीन जवाब की शक्ल कैसे देनी है। इस चैप्टर का सीक्रेट कोड है कारण और परिणाम। अगर ये समझ लिया तो आधा चैप्टर वैसे ही याद हो जाएगा। देखिए, कारण था शहरों में गिल्ड की पाबंदियां, तो उसका परिणाम हुआ कि उत्पादन गांवों में चला गया। कारण था सस्ते मजदूरों की भरमार, तो परिणाम हुआ कि मशीनें धीरे धीरे अपनाई गई। कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, तो परिणाम हुआ हमारे बुनकरों का शोषण। कारण था मैनचेस्टर से सस्ता माल, तो परिणाम हुआ भारतीय हथकरघा उद्योग का पतन। और कारण था राष्ट्रवाद की भावना, तो परिणाम हुआ स्वदेशी आंदोलन का उदय। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। चलिए एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं जो लगभग हर बार पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारतीय बुनकरों की स्थिति की व्याख्या करें। ये एक 5 नंबर का सवाल है, तो इसका एक परफेक्ट जवाब कैसे लिखेंगे? देखिए, ये 5 स्टेप्स का फॉर्मूला है। स्टेप 1, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय कपड़े का दुनिया में क्या रुतबा था। स्टेप 2, पहले पॉइंट में गोमास्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस कीजिए। स्टेप 3, दूसरे पॉइंट में एडवांस यानी कर्ज वाली व्यवस्था को समझाइए कि कैसे उसने बुनकरों को फंसाया। स्टेप 4, तीसरे पॉइंट में बताइए कि कैसे बुनकरों की मोल भाव करने की ताकत और आजादी छिन गई। और स्टेप 5, आखिर में एक कंक्लूजन में बुनकरों की बर्बादी और शोषण को समराइज कर दीजिए। इस स्ट्रक्चर से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन। मान लीजिए एग्जाम में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। हम करेंगे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन सिर्फ 90 सेकेंड्स में। तैयार? चलिए मेरे साथ। गिल्ड सिस्टम, जिसकी वजह से हुआ ग्रामीण उत्पादन, फैक्ट्रियों का धीमा विकास क्योंकि मौजूद था सस्ता श्रम। स्पिनिंग जेनी, एक नई मशीन। फैक्ट्री का अनुशासन, मजदूरों की बदली जिंदगी। गोमास्ता, कंपनी का एजेंट। मैनचेस्टर का कपड़ा, भारतीय बाजार पर कब्जा। स्वदेशी, राष्ट्रवाद का जवाब। और आखिर में भारतीय उद्यमी, जिन्होंने रखी नए भारत की नींव। तो बस एक बात याद रखिए, अगर आपने ये चैप्टर कहानी की तरह लॉजिकली समझ लिया तो औद्योगिकरण से जुड़े सारे मिथक टूट जाएंगे और असलियत शीशे की तरह साफ हो जाएगी। और फिर बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट।